My name is Saurabh Kumar. I have secured All India rank 16 in Indian Forest Service Examination 2018. I belong to Samastipur, Bihar. I have done my BTech in Naval Architecture and Shipbuilding from Cochin University, Kerala in 2010. After that, I worked for 6 years and in 2016 I left job to prepare for the services. इस दौरान मैंने 2 सिविल सर्विसेज मेंस और एक फॉरेस्ट सर्विस मेंस दिया। सिविल सर्विस में मेरा ऑप्शन मैथमेटिक्स और फॉरेस्ट सर्विस में मैथमेटिक्स एंड फॉरेस्ट्री था। यहाँ मैं इन्वायरमेंट सेक्शन ऑफ प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने आया हूँ। इन्वायरमेंट सेक्शन ऑफ प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले मैं इसका इम्पॉर्टेंस हाईलाइट करना चाहूँगा। इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इन प्रीलिम्स हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से और दे आर मच डूएबल, स्कोरेबल। स्पेशली फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के साथ मर्जर के बाद से इन्वायरमेंट सेक्शन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। मेंस में GS3 के पेपर में इन्वायरमेंट सेक्शन से हमेशा 2 से 3 सवाल रहते हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट सेक्शन के नॉलेज से किए जाएंगे और अदर एरिया में इन्वायरमेंट सेक्शन का नॉलेज आंसर में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल में भी हेल्प करता है और इंटरव्यूज़ में भी इन्वायरमेंटल एंगल पूछे जाते हैं। सो ओवरऑल इन्वायरमेंट सेक्शन एग्जामिनेशन के हर स्टेज में इम्पॉर्टेंट है। मेरी इन्वायरमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे तो मेरा इनपुट था पुअर मैन फ्रेंड का कंपाइलेशन और शंकर IAS का इन्वायरमेंट बुक। आई हैड डन सेलेक्टेड रीडिंग फ्रॉम देम and I had done web browsing. After that, I did UPSC previous year questions deep analysis. This resulted in giving me good score in prelims and mains. I did well in environment section. Forest service, it helped me. So plan of action for environment shall be 2 types. One normal plan of action, that is you have to refer a book and you complete book from cover to cover. The problem in this approach is there is no good book available in the market. Inclusion and exclusion error is there. Sometimes more things are given in the book which are not required for UPSC and sometimes some things which are asked in UPSC वो नहीं दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर भी नहीं किया गया है। कुछ सेक्शंस फॉर एग्जांपल स्पेशीज़, उसमें सारे स्पेशीज़ विदाउट मच डिटेल दिए गए हैं जिनको याद करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके लिए मैंने एक दूसरा अप्रोच लगाया था। आई एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2011 टू 17। इसमें मैंने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि UPSC प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन 7 तरीके के पूछे जा रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल इनिशिएटिव, दूसरा है नेशनल इनिशिएटिव, तीसरा है थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंट, चौथा है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसार मैपिंग टाइप क्वेश्चन, पाँचवा स्पेशीज़, छठा केमिकल पोल्यूटेंट एंड सातवां पॉसिबिलिटी। इन सब को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इंटरनेशनल इनिशिएटिव, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन इन एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। इसमें हम लोग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं और वेरियस UN इनिशिएटिव, नॉन UN इनिशिएटिव, IUCN, रामसार, ये सब के इनिशिएटिव पढ़ते हैं और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं एंड दे आर मच डूएबल। रिगार्डिंग नेशनल इनिशिएटिव, वेरियस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सोलर मिशन, ये सब पढ़ने चाहिए। इनसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। फिर इन्वायरमेंट थ्योरी पे आते हैं। इन्वायरमेंट थ्योरी के लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स लेकर के उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस फूड वेब, फूड चेन, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओलिगोट्रॉफिक, ये सब टाइप के बनते हैं। इसमें मैंने पुअर मैन फ्रेंड का इन्वायरमेंट कंपाइलेशन पढ़ा था। रिगार्डिंग नेशनल पार्क एंड अदर थिंग, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप NTCA वेबसाइट पे जाएं। NTCA वेबसाइट पे इंडिया की मैप है, उसमें 50 टाइगर रिजर्व है, उनको लोकेशन मार्क किया गया है। आप उस लोकेशंस को एक अलग अलग स्नैपशॉट लेकर के वर्ड में पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल सेपरेट फॉर साउथ इंडिया, सेपरेट फॉर नॉर्थ ईस्ट, सेपरेट फॉर सेंट्रल इंडिया। उसके बाद उन सब को अलग अलग प्रिंट ले लें और WII की वेबसाइट पर जाएं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वहाँ पे आपको 104 नेशनल पार्क की लिस्ट मिलेगी। उन 104 नेशनल पार्क को आप उन जो स्नैपशॉट्स हैं
उनमें प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेशनल पार्क है कहाँ। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल नेशनल पार्क, इट वॉज आस्क्ड इन वन ऑफ द इंटरव्यू, सो इफ इट इज़ देयर इन योर नोट्स यू विल बी एबल टू टेल दैट यस, ऐसा मैंने नेशनल पार्क पढ़ा है जहाँ पे फॉसिल्स हैं। उसके बाद आप सेलेक्टिवली जो नेशनल पार्क न्यूज़ में है उनके बारे में थोड़ा विकीपीडिया से देख सकते हैं या कहीं से देख के और अपने नोट्स में लिख सकें। एक बार विकीपीडिया या किसी जगह से ब्राउज़ की हुई चीज़ें को सही कर पाना एग्ज़ाम में मुश्किल होता है, तो जब आप ब्राउज़ करें तो एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लें ताकि उनको एग्ज़ाम में भी सही कर पाएँ। अब स्पीशीज़ पे पार्ट पे आते हैं। स्पीशीज़ के रिगार्डिंग द बुक विच यू हैव टू रेफर शुड हैव फोटोज़ नहीं होगा तो स्पीशीज़ का एक कनेक्शन नहीं बनेगा दिमाग में। तो मैंने इसके लिए संतोष सर ऑफ सुब्रा रंजन क्लासेस, उन्होंने 2 वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, उनको देखा था, दे वर क्वाइट हेल्पफुल। एंड 2018 का जो प्रोसोफिस जोलीफ्लेडा का क्वेश्चन था दैट वाज जस्ट अ हेडिंग ऑन इन हिज नोट्स, सो that video is unavailable at the moment, so either when available you can do that or any other source where text plus photos both are there, you can refer that. Regarding chemicals and pollutants, various questions are asked. For example, कोल इंडस्ट्री से कौन सा पोल्यूटेंट निकलता है, कौन कौन सा फॉलोइंग में से कौन कौन से गैसेस और एलिमेंट्स हमारे AQI में हैं और हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या है। तो ये सब क्वेश्चंस में चूँकि हर चीज़ों का मल्टीपल वेराइटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड एफ्लुएंट sources origin is available, so I would not suggest to you to mug up all because prelims is a vast and you have so many subjects. Rather than that, you confine yourself to some basic, you identify sub 10 12 and do that. After that, leave everything to your common sense. एग्जामिनेशन में आएगा, आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे करने की कोशिश कीजिए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स का स्कोर वैसे भी कट ऑफ फॉरेस्ट में भी 60 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जा रहा है। उसके बाद एक और सेक्शन आता है पॉसिबिलिटीज़ का सेक्शन। पॉसिबिलिटीज़ का सेक्शन आई हैड आइडेंटिफाइड, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर वर्ल्ड से बटरफ्लाई ख़त्म हो गई तो क्या हो गया, सी के इन्वायरमेंट में फाइटोप्लैंक्टन ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो इन सब क्वेश्चंस की कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होगा, आपकी इन्वायरमेंट की थ्योरी जो है वो थ्योरी विल हेल्प यू एंड ऑल्सो यू हैव टू सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, दोज एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैव टू एलिमिनेटेड थ्रू योर कॉमन सेंस एंड कॉमन नॉलेज। ये थी हमारी इन्वायरमेंट सेक्शन की स्ट्रैटेजी। बट इन्वायरमेंट सेक्शन में करंट अफेयर इज़ ऑफ utmost important. There are so many species, there are so many national parks, you cannot remember all. So what I suggest that at least नाम आप सबके पता कर लें, बट थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ने की बात है तो करंट में जो चीज़ें 1-2 साल से न्यूज़ में हैं उन सब को कवर अप कीजिए और उन सब पे इन्फेसाइज कीजिए। लाइक आई मैंशनड अर्लियर कि पक्के टाइगर रिजर्व वॉज एडेड एज टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश एंड दैट इज़ वाई इट वॉज आस्क्ड। तो ये था हमारा नॉलेज का पार्ट इन इन्वायरमेंट सेक्शन। अब हम लोग कैसे मार्क करना है उस पार्ट पे आएंगे, एग्जामिनेशन में कैसे एलिमिनेट करना है वो। सो एग्जामिनेशन में 2 तरह की चीज़ें हो सकती है, या तो वो क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट नॉलेज से किए जाएंगे, जैसे कि ओजोन पे कौन सा कन्वेंशन है, यू हैव टू नो दैट इट इज़ वियना एंड मॉन्ट्रियल। यू कैनॉट से कि मैं इसमें गेस कर लूँगा, बट देयर आर सम क्वेश्चंस जिसमें थोड़ा लॉजिक लगा के किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग अभी 2-3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पहले आ चुके हैं उनको लाइव सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव माई व्यूज़ ऑन टू दैट। हाउ वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन एज वेल एज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल स्टडीइंग द एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दीज आर some questions which came in UPSC some time back in previous years. The scientific view is that increase in global temperature should not exceed 2 degrees C above pre-industrialization level. If the global temperature increases beyond this, what can be possible impact on the world? This particular question is in the possibilities category, the 7th category which I mentioned in the above video. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. Okay, that is a possibility. Widespread coral mortality will occur. Okay, that is also possible. All the global wetlands will permanently disappear. Now think that here it is written
all the global wetlands will permanently disappear. So there are two extreme words in this, all and permanently. So the chances of all the global wetlands to disappear permanently is very vague, because for example, you see tropical or we have some wetlands in the temperate region also. So if the 3 degrees C temperature arises, increase in the temperature is more than 3 degrees C, that may be having a temperature closer to tropical. So in that area what will happen, still there will be wetlands. So this 3 is wrong. Now come to option. 3 is there in C and D, so C and D is gone. So 1 and 2. So either 1 is true or 1 and 2 both are true. So 1 need not seen. Widespread coral mortality will occur. Now in this say, we have to apply some knowledge that yes, corals are very sensitive to temperature, because ocean temperature does not vary as much as terrestrial temperature. So when we apply this logic, we are 100% correct that question number 1 and 2 only is the option. Now coming to the second question. With reference to red sanders, sometimes seen in the news, consider the following statement. It's a tree species found in the part of South India. It is one of the most important tree in the tropical rainforest of South India. Now, when we have red sanders, so we can remember from Veerappan story or that sort of thing which were going on in South India, and that particular information is sufficient to answer this question. That's why I brought this question, to highlight that when species related, plant related or animals related question come, it's not necessary that you should have mug up all the things about that. You can answer that with an extended knowledge also. So in this one, tree species found in a part of South India, yes, it is correct. It's one of the most important trees in the tropical rainforest area of South India. Now if somebody is aware, then Veerappan was operating in the areas on the border of Karnataka, Tamil Nadu, that area. So that particular area is in rain shadow region of Western Ghat, and rainfall is very less. So how can it will be tropical rainforest? So based on that information, you had to mark this question that 2 is wrong, 1 is correct. So 1 only A is the answer. Now coming to the next question. In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of AQI? See, this question I brought to highlight you. You will have read AQI somewhere in your preparation. So if you remember all the gases in that, very nice. But if you are not able to remember, then you have to remember at least which type of gases were there. Methane is a different category of gas than CO2 and N2O and sulfur dioxide, because methane normally we sometimes we read from agriculture also it is released. So when you see that AQI thing, you have to think that yes, methane which comes from agriculture was there or not there. So that sort of thinking if you have done, you will have marked that methane is not there. So when you cross 5, you have 1, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5 wrong. So you are left with A and B, 1, 2, 3, 2, 3, 4. So 2, 3 is common. So now you have to think either 1 or 4. So what are the chances of having carbon dioxide and what are the chances of having sulfur dioxide? Now you say me one thing, carbon dioxide is so much in the atmosphere, it is a main component, plants are using it and it is released by various processes. Air quality, basically carbon dioxide is also bad in terms it creates greenhouse, it's a greenhouse gas and creates heating effect, but carbon dioxide normally we are not taking as a big pollutant because carbon dioxide is already there. So out of carbon dioxide and sulfur dioxide, probability of having which one is more in the air quality index? Of course sulfur dioxide, you mark B and you are in. So that's what I want to say, what you have to do while reading the subject and what you have to do while marking the question in the examination. Now coming to one more question. Food and Agriculture Organization, part of UN, accords the status of globally important agriculture heritage system to traditional agricultural system. What's the overall goal of this initiative?
तो to provide modern technology, training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIHAs so as to greatly enhance their agricultural productivity. अब आप ये सोचें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट हेरिटेज सिस्टम की बात की है। चलो एक मान भी लेते हैं वन सही हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है और जेनरिक स्टेटमेंट है कि फार्म प्रैक्टिसेस जो होगी तो हेरिटेज सिस्टम फार्म प्रैक्टिस को कंजर्व करेंगे और ये सब ये करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे। तो ये तो सारे प्रोग्राम में होता है, तो इसकी गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। द प्रोवाइड्स GI स्टेटस टू ऑल वेराइटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड GIHAs। अब यहाँ पे आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, ऑल द वेराइटीज़। सपोज़ एक हमारा पर्टिकुलर एरिया है, उसमें GIHAs स्टेटस मिल गया है, तो वहाँ पे सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे GI टैग मिल जाएगा? GI टैग तो आप सुने होंगे कि एक पर्टिकुलर रसगुल्ले को मिलता है बंगाल के, या सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो बिहार की है उसको मिलता है। सो इस टाइप का सिचुएशन में कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू रिलेट योर एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट GI टैग इनटू दिस वन, that yes, GI tag is given for that area and it cannot be given for all the produce in particular area. So this 3 is gone. Now cut the options 1 3 2 3 1 2 3 all gone, and you see 2 only. For verification you just see that what is 2, you find it okay mostly correct, and 1 and 2 3 is wrong. Yes, that looks like wrong. So that's what I am saying, whenever you do the subject or whenever you do the question in the examination, you have to apply your common sense to eliminate the errors and maximize the chances of your scoring better. मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को उनके सेल्फलेस हेल्प के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. ऑल्सो these information which I discussed above are available in my blog, so you can refer them, and the description of the blog is available in the description of this video. Also, I would like to wish all the best to everyone, and it will be my pleasure to answer your queries. You can put your queries in the comment section of this video or in my blog given email ID. Thank you. I wish all the best to everyone.